हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज की वीडियोस अब मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी कि आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। पहले भी इस पर बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज वीडियो चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो वैसे ही क्वेश्चंस आगे भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं। और आपको इसकी डिटेल वीडियो अगर चाहिए है, यानी कि लेक्चर्स की वीडियो चाहिए या फिर जो उसके न्यूमेरिकल हैं, तो वो भी मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको एंड बटन में एंड में मिल जाएगी स्क्रीन पे, या फिर मैं आप लोग के में प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के, तो वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू समराइज आर टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। विशिष्ट सांख्यिकीय विधियां जिनका उपयोग आंकड़ों के संग्रह को संक्षेप में प्रस्तुत करने या उसका वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कहलाती हैं। वर्णात्मक सांख्यिकी, अनुमानात्मक सांख्यिकी, विश्लेषणात्मक सांख्यिकी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग की जो आप लोग का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, तो सांख्यिकी जो होती है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है, उसके कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप की रहती है। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी अलग अलग विधियों को का उपयोग आंकड़ों के संग्रह के बारे में संक्षेप में बताती है या उसका वर्णन करने के लिए उसका यूज किया जाता है, वो वाली सांख्यिकी क्या कहलाती है, उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, यानी कि वर्णनात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। यानी कि जिसमें हमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड जो होते हैं उसके बारे में पता चलता है कि विशिष्ट सांख्यिकी विधियों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, जब डिटेल में सारी चीज़ों को समझा जाएगा तो वहाँ पर, और स्पेसिफिक जो आपके यूज के लिए हैं जिनका जनरली यूज किया जाता है, तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव हो जाती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नीड फॉर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड डिराइव्स फ्रॉम द नीड ऑफ फॉर डैश। अनुमानात्मक सांख्यिकी विधियों की आवश्यकता डैश की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। पॉपुलेशन, एसोसिएशन, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अनुमानात्मक सांख्यिकी विधियां होती हैं उसकी जो नीड होती है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमको उसकी नीड होती है कि हम उसका यूज करें उन मेथड्स का, तो वो क्या हो जाती हैं, तो आपकी उसे सैम्पलिंग कहा जाता है, यानी कि प्रतिचयन कहा जाता है। सैम्पलिंग क्या होती है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है उसका मतलब जनसंख्या से नहीं, यहाँ पर क्योंकि सांख्यिकी की अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, तो उससे समग्र बोला जाता है। तो यहाँ पर उससे क्या मतलब हो जाता है, तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया जा सकता है कि कुछ इस तरह का समझ लीजिए कि एक समूह है, एक पॉपुलेशन दे रखी है। इसमें अलग-अलग तरह के क्या है, डेटा दे रखे हैं, ये आप समझिए डेटा हैं अलग-अलग तरह के। तो इसमें से कुछ डेटा को अगर आप अलग से निकाल करके, कुछ इस तरह से आपने अलग से निकाल करके छोटा-सा एक समूह अलग से तैयार कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका सैंपल कहलाता है, और ये क्या हो जाता है, ये आपका समग्र हो जाता है। तो अब समझ में आपकी आ गया होगा। तो उसमें जिस विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हम प्रतिचयन करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, तो अनुमान लगाना होता है कि कौन-कौन से इसमें से ये वाले हमने, जैसे आपने देख लिया पिक तो मैंने कर लिया, लेकिन कुछ मेथड्स होते हैं ना, कुछ विधियाँ होंगी जिससे मैंने इसको पिक किया होगा। ऐसे रैंडमली कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी के मेथड से, कई एक मेथड्स होते हैं। तो उसको आगे जो वीडियोज़ आती जाएँगी उसमें मैं इंक्लूड करूँगी, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन-कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a population in statistical terms is the totality of things under consideration. It is collection of values of all values of the dash that is under study. सांख्यिकी दृष्टि से जनसंख्या विचाराधीन वस्तुओं का समूह है। यह अध्ययनाधीन डैश के सभी मानों का संग्रह होती है, उदाहरण चर, राशि या फिर माप का। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर हम स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसके अप्रोच से बात करें, तो जो आपकी पॉपुलेशन होती है, कुछ ग्रुप ऑफ
जो वस्तुएँ होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ कलेक्शन कुछ समथिंग चीज़ें जो होती हैं, जिनकी की स्टडी करनी होती है, उसका एक समूह रहती है और उसके बारे में अलग-अलग संग्रह किया जाता है अनुमानों का। जैसे कि अभी आपने देखा था जो मैंने प्लस माइनस के बनाए थे, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। उन वेरिएबल्स का जो होता है, जैसे कि आप अगर रिग्रेशन पढ़ेंगे या जो है कोरिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप क्या लेते हैं, तो वहाँ पर हम वेरिएबल्स को चरों को ही लेते हैं। कुछ ऐसे चर होते हैं जो कि इसमें ये देखा जाएगा कि वो एक-दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उसके बेसिस पर रिलेशन है या फिर आपका कोरिलेशन दोनों के बीच में निकाला जाता है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एक का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है non-sampling errors are introduced due to technically faulty observations or during the dash of data. गैर प्रतिचयन त्रुटियां तकनीकी रूप से दोषपूर्ण प्रेक्षणों के कारण या आंकड़ों के डैश के दौरान उत्पन्न होती हैं। प्रोसेसिंग, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, कलेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होती हैं तो उसमें तकनीकी रूप से दोषपूर्ण यानी कि जब आप कुछ ऐसे मेथड्स का या ऐसे ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हैं जो टेक्निकली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं या उसमें कोई फॉल्ट होता है, एरर होता है, तो वो आपका किस प्रोसेस के यानी कि जो आपकी पूरी एक मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप आप काम वो करते हैं, तो कहाँ पर वो चीज़ जो होती है हो सकती है वो एरर। तो वो आपकी प्रोसेसिंग के टाइम पर, प्रसंस्करण के टाइम पर होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये तो आगे के उसमें है, जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को, तो वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जब हम संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस का किया जाता है, तब देखा जाता है कि कहाँ पर आपको कैसे सैंपल या फिर नॉन सैंपलिंग से जो भी मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपलिंग इज़ सिंपली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द डैश ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। प्रतिचयन जो है डैश से लिए गए नमूनों के आधार पर उसके बारे में जानने की एक प्रक्रिया होती है। किसके बारे में? सेंसस के, पॉपुलेशन के, ग्रुप के, एरिया के। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सैंपलिंग होती है यानी कि जो भी मैंने आप लोग को एक बताया कि जो इस तरह से जो बना था, इसमें अलग-अलग तरह के क्या थे अलग-अलग तरह के वेरिएबल्स समझ लीजिए थे। इसमें से कुछ वेरिएबल्स क्या थे किए थे हमने पिक कर लिए थे। तो इस तरह से आपने क्या किया था सैंपलिंग करी थी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रतिचयन जो है किसके बारे में हम जो सैंपलिंग हमने करी है तो हम ये किसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा और ये क्या है ये आपका पॉपुलेशन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको समग्र लिख लीजिएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है numerical facts are usually subjected to statistical analysis with a view to helping a decision maker make wise decisions in the face of dash. संख्यात्मक तथ्यों का आमतौर पर सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है ताकि निर्णयकर्ता को डैश की स्थिति में समझदारी से निर्णय लेने में मदद मिल सके। इंटरप्टिंग अनसर्टेनिटी समराइजिंग ऑर्गेनाइजिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं सांख्यिकी में आप देखेंगे कि जो है क्वालिटेटिव चीज़ों से ज़्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ फोकस किया जाता है। तो वहाँ पर संख्यात्मक तत्वों को जब कलेक्ट किया जा रहा होता है और उसका क्या है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं जिससे कि जो डिसीजन लेना है जैसे कि मीन मोड मीडियन है या फिर जो है आप कोरिलेशन निकालते हैं तो आप कोरिलेशन में क्या डिसीजन लेते हैं यही देखते हैं ना कि कितना आपस में रिलेशन है प्लस में है कि माइनस में है कितना ज़्यादा है वो सारी चीज़ों को ही तो देखना होता है। तो वहाँ पर किस चीज़ की ये होती है कि सांख्यिकी जो है आपकी आप फ्यूचर के लिए आप एक निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर फ्यूचर में क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति में समझदारी से निर्णय लेने में हमको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आप निश्चित हो, आपको पता ही हो सब कुछ, तो आपको वहाँ पर सांख्यिकी की ज़रूरत ही नहीं है। सांख्यिकी की ज़रूरत आपको तभी होती है जब आपको चीज़ों को एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो उसका अनुमान लगाने के लिए आप सांख्यिकी का यूज़ करते हैं। इसीलिए सांख्यिकी को अनुमानों का विज्ञान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In statistics, dash classification includes data according to the time period in which the item under consideration occurred. सांख्यिकी में डैश वर्गीकरण में उस समयावधि के अनुसार आंकड़े शामिल होते हैं जिसमें विचाराधीन वस्तुएं घटित हुई। क्रोनोलॉजिकल में, अल्फाबेटिकल में, ज्योग्राफिकल में, टोपोलॉजिकल में। तो यहाँ पर सांख्यिकी यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं डेटा का तो वहाँ पर किस तरीके से कर रहे होते हैं किस ऑर्डर में कर रहे होते हैं तो आपका कालानुक्रमिक होता है यानी कि एक के बाद एक। कालानुक्रमिक में क्या होता है जैसे डेट की अगर हम बात करें
तो जैसे 1, 2, 3 इस तरह से डेट चलती है, तो इसी डेट में आपको डेटा को कलेक्ट भी करना होता है। तो एक आंसर होता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक डैश। आंकड़े जो होते हैं किसी भी वैज्ञानिक डैश के संख्यात्मक परिणाम होते हैं, एनालिसिस के, सर्च के, ऑब्जर्वेशन के, मेजरमेंट की। तो किसके होते हैं? तो डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक मेजरमेंट। यहाँ पर मापन के होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आप जो है मैथमेटिक्स का आप जो नंबर्स होते हैं उनका यूज कर रहे होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं आप किसी एक निकालते हैं, जैसे कि मोड निकालना है या मीन निकालना है। फिर वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, तो जो आपके पास डेटा होता है उस डेटा को पहले तो क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, उसको टेबल बनाते हैं, उस टेबल से क्या होता है फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद किसी रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो वो क्या होता है कि आप एक वहाँ से संख्यात्मक परिणाम तक पहुँचने के लिए मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dash process would be required to ensure that the data is complete and as required। यह सुनिश्चित करने के लिए डैश प्रक्रिया आवश्यक होगी कि आंकड़े पूर्ण और आवश्यकता अनुसार हों। सारणीकरण, विश्लेषण, संपादन, क्रमबद्धता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें कि आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि डाटा कंप्लीट है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार है या नहीं। तो उसे एडिटिंग बोला जाता है, जब हम संपादन कर रहे होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sample is a portion of the dash population that is considered for study and analysis। नमूना जो होता है डैश जनसंख्या का वह भाग होता है, यानी कि समग्र का वह भाग होता है जिसे अध्ययन और विश्लेषण के लिए माना जाता है। चयनित, कुल, निश्चित, यादृच्छिक। तो सैंपल जो होता है इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होता है, यानी कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को आप रखते हैं वहाँ पर। कुल पूरा हिस्सा होता है, उसका कुछ एक भाग होता है, वो आपका सैंपल कहलाता है। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल दे रखा है ये वाला पॉइंट, तो इससे क्वेश्चंस आपके पहले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहा है या आप चाहे बीकॉम में हो, बीबीए में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड exclusively on the judgment of the investigator is termed as dash। नमूनाकरण की वह विधि जिसमें नमूना मदों का चयन पूरी तरह से अन्वेषक के निर्णय पर निर्भर करता है, डैश कहलाती है। अब यहाँ पर सैम्पलिंग के बहुत से मेथड होते हैं, तो वहाँ पर यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक, यानी कि जो आपके प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं और जो नॉन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो कौन सा ऐसा है जो नमूनाकरण की विधि यानी कि सैम्पलिंग की विधि में इसमें नमूना नमूना मदों का जो चयन किया जाएगा, यानी कि जो आइटम्स को हमको एज सैंपल चूज करना है, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके निर्णय पर निर्भर करता है, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, कोटा सैम्पलिंग में, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जजमेंट सैम्पलिंग में। तो सिंपल सी बात आ रही है, जजमेंट सैम्पलिंग, निर्णय नमूनाकरण, यानी कि आपको निर्णय लेना है कि इसको हमें सैंपल में शामिल करना है या नहीं करना। चलिए नेक्स्ट है, both the sampling as well as the non-sampling error must be reduced to a minimum in order to get as representative a sample of the dash as possible। डैश का ऐसा संभव प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने के लिए नमूनाकरण और गैर नमूनाकरण दोनों त्रुटियों को न्यूनतम तक कब किया जाना चाहिए? ग्रुप में, रीजन में, पॉपुलेशन में, यूनिवर्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों मेथड आपके होते हैं, सैम्पलिंग वाला और नॉन सैम्पलिंग वाला, दोनों में ही एरर कम से कम हो और आपको सही एक जो रिप्रेजेंटेटिव जो आपका सैंपल है वो आप चुन सकें। तो उसके लिए किस में से आप उस सैंपल को चुनेंगे कि कम से कम आपका दोनों ही मेथड से, चाहे जिस भी मेथड से आप कर रहे हो, त्रुटियाँ कम हो, एरर कम हो, तो आपकी क्या होता है, पॉपुलेशन से हो जाता है, समग्र से होता है। यानी कि समग्र का यथासंभव प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने के लिए नमूनाकरण और गैर नमूनाकरण दोनों त्रुटियों को न्यूनतम तक कम किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द डैश शुड बी द सैंपल साइज। समग्र का आकार जितना बड़ा होता है, नमूना का आकार उतना ही कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करिए कि इसमें का करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो सभी बच्चे, आपको जो भी सही लग रहा है इसमें से कि समग्र का आकार, यानी कि समग्र अगर बहुत बड़ा है तो आपको जो उसका सैंपल लेंगे किस तरह का लेंगे, बहुत छोटा सा लेंगे या बहुत बड़ा लेंगे, किस तरह का लेना चाहिए।
तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए थोड़ा सा और इजी कर देते हैं आपके लिए। ये 2 पॉइंट तो नहीं है सी और डी, ये सी और डी गलत है। यहाँ पर ए और बी में से कोई एक करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the data is to be processed by computers then it must be coded and converted into dash। जब डेटा को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाना हो तो उसे कोडेड करके डैश में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कही जा रही है कि आप कंप्यूटर के थ्रू अगर कोई भी डेटा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला होगा। क्योंकि आजकल जितना भी यूज़ होता है ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिक्स है, ये सब सारी चीज़ें हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल का जो होता है, आप जब इनपुट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर की आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, अपनी ही लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट करता है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन-सी हो जाती है, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है, ये आपको पता ही है। उसी भाषा में क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन अज्यूम डैश वैल्यूज़। एक चर वह विशेषता है जो डैश मान ग्रहण कर सकती है। डिफरेंट, सिमिलर, फिक्स्ड, अज्यूम्ड। तो एक चर वह विशेषता यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी ये क्या होता है, फीचर होता है विच कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज। वो क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न जो मान है उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम और क्वेश्चंस को लेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसी पर ही सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और इसके आगे भी आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो उस चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।